नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। पंजाब की सियासत में अभी भी हलचल है और अब ये लगभग तय हो गया है कि जो घमासान मचा हुआ है पंजाब कांग्रेस में, आला कमान ने उसे सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है, ऐसा माना जा रहा है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति से कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो लंबे समय से टकराव चल रहा था वो अब रुकेगा। दोनों नेता दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से मिल चुके हैं। अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिले और नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका से, लेकिन इसके बाद भी दोनों का टकराव खत्म नहीं हुआ। अब जो फॉर्मूला बना है उससे टकराव खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अकाली दल इसे नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए एक ड्रामा बता रही है। And that 18-point charter which has been put out by Congress High Command to Captain Amrinder Singh to ensure he delivers on that clearly shows that the Congress itself feels that Captain has not delivered. Mr. Sidhu is only interested in his chair. He has managed to somehow make the Gandhi family bend down to his ways or whatever. This is their internal political drama which is going on, probably to divert the attention from the people's attention from the non-deliverance of all their promises. और प्रधानमंत्री आज 8 महीने के बाद वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में थे 8 महीने के बाद और संसदीय क्षेत्र के लोगों को 1,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाएं बेमानी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। कोविड से मुकाबले के सवाल पर भले यूपी सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन 8 महीने बाद बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े टीकाकरण के लिए यूपी सरकार की पीठ थपथपाई। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएचयू के आईआईटी मैदान के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद बीएचयू में मातृ शिशु सदन को देखने गए और फिर जापान और भारत के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बनारस की संगीत और साहित्य परंपरा की जमकर सराहना की। यहां भी यूपी के विकास का हवाला दिया। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। पिछले दिनों इस तरह की चर्चा खूब चली कि केंद्र योगी सरकार के कामकाज पर सफाई मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से साफ था कि बीजेपी यूपी का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। आज बीएचयू में काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो अपने संसदीय क्षेत्र थे और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी अपने संसदीय क्षेत्र में किया, लेकिन इसका संदेश उन्होंने दूर तक दिया। एक तरफ जहां योगी सरकार के कामकाज पर पीठ थपथपाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास की भी सराहना की। साफ है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का वो आगाज भी कर गए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजद्रोह के कानून के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि अंग्रेजों ने आवाज दबाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था और इसका इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। ये धाराएं लगाई गई थी और अब आजादी के 75 साल बाद भी क्यों इसे बनाए रखना जरूरी है।
हरियाणा के सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर राजद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124A लगा दी गई। ऐसे ही मामलों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा, राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी व अन्य की आवाज दबाने के लिए किया। आजादी के 75 साल के बाद भी क्या इस कानून की जरूरत है? हमें इसके दुरुपयोग पर चिंता है। ये कानून संस्थानों के लिए खतरा है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार पुराने कानून हटा रही है, इसे क्यों नहीं देखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सजा की गिरती दर का भी जिक्र किया। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह के मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सजा की दर जो 2016 में 33.3 थी, वो 2019 आते आते मात्र 3.3% रह गई। जाहिर है कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए सरकारें पत्रकारों, एक्टिविस्टों पर इस कानून का इस्तेमाल करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कदम से एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब जब सरकारें लोगों की असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगी, देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में उठ खड़ी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। कोरोना वायरस का टेस्ट अब सिर्फ 15 से 20 सेकंड में मुमकिन है, वो भी सैंपल से टेस्ट रिजल्ट तक। इजराइल की इस तकनीक का नाम है स्पेक्ट्रालिट। थोड़ा सा सलाइन वाटर और कुछ वक्त तक गरारे, इसके बाद वापस इसको कंटेनर में डाला जाता है और फिर इसका 2 ml हिस्सा एक ट्यूब में भरकर इस डिवाइस में रखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना का परिणाम महज 15 से 20 सेकंड के भीतर कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस इंस्टेंट कोविड टेस्ट तकनीक वाली इजरायली कंपनी के साथ भारत के मेडी सर्किल ने टाई अप किया है। क्यूवेट के अंदर वो सैंपल भर देते हैं। क्यूवेट, अगर आपने जो देखा वो स्क्वायर कलर का जो डिवाइस था, विच इज अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट डिवाइस, वो डिवाइस के अंदर सैंपल डाला, हमने मशीन के अंदर डाला, वहां पे हमने लैपटॉप पे बैठ के टेस्ट को रन करा। जैसे ही टेस्ट को रन करा, वहां से फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री की एक लाइट निकलती है वो डिवाइस में से, जो वो सैंपल को पूरा स्कैन करती है। बेस्ड ऑन दैट स्कैनिंग इट टेल्स अस वेदर द पेशेंट हैज कोविड-19 और नॉट। स्पेक्ट्रालिट टेस्ट के लिए महज 2 लोगों की जरूरत होती है, एक सैंपल लेने वाला और दूसरा लैपटॉप सिस्टम को कमांड देने वाला। इस टेस्ट को यूरोपियन CE-IVD की मान्यता है, यानी देश में ICMR से अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। इसकी कीमत 500 रुपए से कम होगी। इसमें रीएजेंट की जरूरत नहीं। इसकी सेंसिटिविटी 95% और स्पेसिफिसिटी 93% है। ये टेस्ट RT-PCR के बराबर है। नीति आयोग में डेमो किया जा चुका है। अब तैयारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DRDO के सामने इसकी डेमो की है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए शब्दों से कहीं ज्यादा तस्वीरें बयां करेंगे। देखिए किस तरीके से ये टेस्ट होता है और कितनी देर में परिणाम आते हैं। ये सलाइन वाटर है, ये मैंने गार्गिल किया। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है और परिणाम अभी चंद पलों में सामने में होगा। एक मन में झिझक जरूर रहती कि किस तरीके का परिणाम आएगा। यहाँ पे नेगेटिव। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और कोविड की तीसरी लहर के बारे में हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने डॉक्टर समीरन पांडा से बात की है, जो ICMR के एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के हेड हैं। उनके हिसाब से कोविड की तीसरी लहर दूसरी लहर से कुछ कम घातक होगी और ये अगस्त के आखिर तक आ सकती है। That there will be a third wave, but that does not or should not necessarily
make us think that it's going to be as severe as the second wave. When it could happen is dependent on how quickly this new variant is occurring. But even if it occurs very close to the time that we are passing through, then again, the third wave might start showing its head around August end. और दिल्ली के बीकानेर हाउस में इन दिनों प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी चल रही है। रेहान कुछ साल पहले एक हादसे के शिकार हुए, लेकिन इसे भी उन्होंने अपनी कला से जोड़ा। 17 तक चलने वाली ये प्रदर्शनी रेहान वाड्रा की पहली प्रदर्शनी है। रेहान वाड्रा के छायाचित्रों की ये पहली प्रदर्शनी है। डार्क परसेप्शन, इसका वास्ता अपनी जिंदगी के सफर को लेकर एक अलग सी अभिव्यक्ति से है। 2017 में एक स्कूली क्रिकेट मैच के दौरान रेहान की एक आंख चोट लगने से चली गई। रेहान ने इस हादसे के बीच अपनी कला की अभिव्यक्ति निकाली, रोशनी और अंधेरे के अनुभव को रचा, देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। After 2017, my photography 2017 के बाद मेरी तस्वीरों से रंग उड़ गया और वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। इससे पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें नहीं खींचता था। जब आप अंधेरे कमरे या डार्क रूम में जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि आपका सामना किससे होगा। आपकी कल्पना आजाद होती है, आप कुछ सोच के जाते हैं, मेरी सोच कुछ और होती है। तीसरा शख्स बिल्कुल अलग सोच रहा होगा, यानी आपकी कल्पना पर बंदिशें नहीं है। और इस प्रदर्शनी के जरिए यही दिखाना मेरा मकसद है। doing photography for maybe now. वैसे फोटोग्राफी रेहान की बचपन की हॉबी रही। मां प्रियंका गांधी ने इसे बढ़ावा दिया था। रेहान कहते हैं कि वही इनकी सबसे तीखी आलोचक भी रही। रेहान के नाना राजीव गांधी को भी फोटोग्राफी पसंद थी और रेहान अब उनके काम को देख और पसंद कर रहे हैं। In terms of this exhibition and my photography, they're very supportive, you know. फोटोग्राफी के नाते वो बहुत सहारा देते हैं। उन्हें कलात्मक काम, कला, फोटोग्राफी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ। मेरी माँ ने तस्वीरें चुनने में मेरी मदद की। वो मेरी सबसे अच्छी और सबसे तीखी आलोचक है। मेरे मामा ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को साकार करने में मदद की। धुंधला सा खाका तो मेरे जहन में था, लेकिन उनकी मदद से इसे अमल में ला पाया। फिर मैंने डिजाइन वगैरह बनाया। इस प्रदर्शनी में कई तरह के फोटोग्राफ हैं, वन जीवन से लेकर लंदन की यात्रा तक के। जहां अभी वो पढ़ रहे हैं, उनका काम देखने उनकी नानी सोनिया गांधी भी आईं, जो इन दिनों बहुत कम निकलती हैं। ये एक गर्व का अवसर था। मां प्रियंका ने भी ट्वीट कर बेटे के काम की तारीफ की। दिल्ली से सुनील प्रभु की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।